रात के 2:30 के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का चेहरा ही बदल जाता है। जो स्टेशन दिन में लाखों लोगों की आवाज़ों से गूंजता रहता है, वो रात में एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ओल्ड वेटिंग हॉल के पास कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर महसूस ज़रूर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी गांव, हवेली या जंगल की नहीं बल्कि देश के सबसे भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन की है। दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन दिन में तो जिंदगी से भरा रहता है। हजारों यात्री आते जाते रहते हैं, ट्रेनों की आवाज़ गूंजती रहती है, चाय वालों की आवाज़, कुलियों की भाग दौड़, बच्चों का रोना, लोगों की हंसी, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा शोर बनाता है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है और घड़ी में 2:30 बजने का समय आता है, ये पूरा माहौल ही बदल जाता है। रात के समय ये स्टेशन किसी पुराने महल की तरह लगता है, जहाँ सिर्फ परछाइयाँ घूमती रहती हैं। प्लेटफॉर्म की रोशनी में अजीब से साये बनते हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आसपास महसूस होती है। बाकी प्लेटफॉर्म पर तो कभी कभार कोई ट्रेन आती जाती रहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक अजीब सी खामोशी होती है जो दिल में डर पैदा करती है। रमेश 32 साल का था और पिछले 8 सालों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी क्लीनर का काम करता था। उसे रात की शिफ्ट पसंद थी क्योंकि दिन के मुकाबले कम भीड़ होती थी और काम भी आसान लगता था। रमेश एक मेहनती आदमी था जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा राहुल जो 7 साल का था और एक बेटी प्रिया जो 5 साल की थी। रमेश को अपना काम पसंद था। वो हमेशा कहता था कि रात की शिफ्ट में एक अलग ही शांति होती है। दिन में जो भागदौड़ होती है वो रात में नहीं होती। बस कुछ गिनती के लोग होते हैं और काम आराम से हो जाता है। लेकिन कुछ महीनों से रमेश को लगने लगा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास कुछ अजीब है। वहां जाते समय उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता था। हवा में एक भारीपन सा महसूस होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। शुरू में रमेश ने इसे अपना वहम समझा था। वो सोचता था कि शायद रात की शिफ्ट की वजह से ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास और भी तेज होने लगा। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता था। कभी कभी हवा में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। लेकिन उस रात जो हुआ उसने रमेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। हवा में सर्दी की पहली झलक आ गई थी और रमेश ने अपनी जैकेट पहनी हुई थी। रात का मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। रमेश अपना काम खत्म करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था। रात के 3 बजे का समय था और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ दूर से कुछ ट्रेनों की आवाज आ रही थी और प्लेटफॉर्म की रोशनी में लंबे साए बन रहे थे। रमेश ने अपना झाड़ू उठाया और प्लेटफॉर्म साफ करने लगा। वो अपने काम में मगन था और धीरे धीरे झाड़ू लगा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आई और उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। रमेश! आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुल गई हो। पहले तो रमेश को लगा कि शायद हवा की आवाज है या कोई ट्रेन दूर से आ रही है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था और सिर्फ पीली रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। रमेश ने सोचा शायद उसका वहम है। आखिर रात के 3 बजे कौन उसका नाम लेगा। वो फिर से काम में लग गया, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और साफ सुनाई दे रही थी। रमेश, इधर आ। इस बार आवाज साफ थी और रमेश को पता चल गया कि ये कोई वहम नहीं है। एक लड़की की आवाज थी, बहुत मीठी लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी। आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई बहुत परेशान हो। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथों से झाड़ू छूटने लगा और पसीना आने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखा तो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक सफेद साया दिखा। दूर से देखने पर लगा जैसे कोई सफेद कपड़े पहने खड़ा है। पहले तो उसे लगा कि कोई यात्री होगा जो शायद देर रात की ट्रेन का इंतजार कर रहा है। रमेश ने सोचा कि शायद कोई महिला यात्री है जिसकी ट्रेन छूट गई है और वो परेशान है। रमेश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ उस जगह महसूस हो रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी सांस फूलने लगी और आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक लड़की थी सफेद सूट में, लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो ये थी कि उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे।
वो हवा में तैर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पानी में तैरता है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। लड़की के कपड़े बिल्कुल सफेद थे, लेकिन पुराने लग रहे थे, जैसे कई सालों से वही पहने हुए हो। उसके बाल लंबे थे और हवा में हिल रहे थे, जबकि आसपास कोई हवा नहीं चल रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी जो बाकी जगह की रोशनी से अलग थी। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और रमेश की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। वो आंखें बहुत गहरी थीं और उनमें एक अजीब सा दुख था जो देखने वाले के दिल में उतर जाता था। फिर उसने बहुत दुखी आवाज में कहा, मेरी ट्रेन छूट गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रमेश का दिल दहल गया, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वो हिल नहीं पा रहा था। लड़की की आवाज गूंज रही थी जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। रमेश के होश उड़ गए। उसके पूरे शरीर में कंपी छूट गई और वो अपना झाड़ू वहीं छोड़कर भागा। रमेश के पैर कांप रहे थे और सांस फूल रही थी। वो सीधा जीआरपी बूथ की तरफ दौड़ा जहां एएसआई वर्मा ड्यूटी पर था। भागते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके कान में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरी ट्रेन छूट गई। साहब साहब, रमेश हाफते हुए बूथ में घुसा। वर्मा साहब चाय पी रहे थे और रमेश को इस हालत में देखकर चौंक गए। रमेश का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था और वो बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ रमेश, इतना घबराया क्यों है? लगता है जैसे भूत देख लिया हो। साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहाँ एक लड़की। रमेश की आवाज़ कांप रही थी और वो पूरी बात नहीं कह पा रहा था। वर्मा साहब ने अपनी चाय का कप रखा और रमेश को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सफेद कपड़ों में लड़की देखी ना तुमने? रमेश हैरान रह गया। उसकी आंखें और भी फट गईं। आप कैसे जानते हो साहब? आपने भी देखा है क्या? वर्मा साहब ने एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। वो पिछले 25 सालों से स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में बात करना आसान नहीं था, खासकर ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग मानने को तैयार नहीं होते। बेटा, 1995 में यहीं एक लड़की ने लेट नाइट ट्रेन मिस होने पर पटरी पर जान दे दी थी। वो अपने घर जा रही थी, लेकिन ट्रेन छूट गई। उसके पास पैसे नहीं थे दूसरी ट्रेन का टिकट लेने के लिए। घर वालों से डरकर उसने यही फैसला लिया। रमेश की आंखें फटी रह गई। मतलब वो? हाँ बेटा, तब से कई लोगों ने उसे देखा है, खासकर रात की शिफ्ट वाले। वो लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। वर्मा साहब ने बताया कि पिछले 30 सालों में कम से कम 20 लोगों ने उस लड़की को देखा है। सभी का अनुभव एक जैसा था। रात के 2 से 4 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सफेद कपड़ों में एक लड़की जो हवा में तैरती है और कहती है, मेरी ट्रेन छूट गई है। कुछ लोगों ने उसे रोते हुए भी देखा है। वर्मा साहब ने अपना कंप्यूटर ऑन किया और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। देखो आज रात का फुटेज। स्क्रीन पर रमेश दिखा जो प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था। फिर अचानक वो भागता हुआ दिखा। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो ये थी कि उसके पीछे एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा था जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। टाइम स्टैम्प दिखा रहा था 2:17 AM। ये कैसे हो सकता है साहब? फुटेज में तो प्लेटफॉर्म खाली दिख रहा है, लेकिन फिर भी। देखो रमेश, वर्मा साहब ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यहां देखो, जब तुम भाग रहे हो तो पीछे एक धुंधला सा साया दिख रहा है। यह हमेशा होता है जब कोई उसे देखता है। कैमरे में कुछ ना कुछ अजीब जरूर दिखता है। वर्मा साहब ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ चीजें समझ से परे होती हैं बेटा, मैंने भी उसे देखा है 2 साल पहले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने देखा था। उसके बाद मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन फिर वापस आना पड़ा। वर्मा साहब ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार उस लड़की को देखा था तो वो इतने डर गए थे कि कई दिन तक नींद नहीं आई थी। वो बार बार उस लड़की का चेहरा देखते रहते थे और उसकी आवाज कानों में गूंजती रहती थी। उन्होंने तुरंत अर्ली रिटायरमेंट का फॉर्म भरा था, लेकिन फिर घर की जरूरतों की वजह से वापस आना पड़ा। रमेश को अब समझ आया कि वर्मा साहब क्यों हमेशा रात की शिफ्ट के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास नहीं जाते थे। वो हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ चक्कर लगाते थे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बचकर निकलते थे। साहब, अब क्या करूं, मुझे तो वहां काम करना पड़ता है। सुनो बेटा, अगर फिर कभी तुम्हें वो आवाज सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, बस अपना काम करते रहना। वो सिर्फ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है।
जब तक तुम उसे परेशान नहीं करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वर्मा साहब ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता था वो गायब हो जाती थी। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने उसे रोते हुए देखा है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगले कुछ दिन रमेश ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दूरी बनाए रखी। वो दूसरे प्लेटफॉर्म साफ करता था और जब भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बारी आती थी तो वो किसी और से कहकर काम करवा देता था, लेकिन काम का दबाव था और उसे वहां जाना ही पड़ता था। सुपरवाइजर ने कई बार पूछा कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्यों नहीं साफ कर रहा। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात वही आवाज आई। इस बार रमेश प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अकेला काम कर रहा था और रात का समय था 3:35। मेरी ट्रेन छूट गई। आवाज इस बार और भी दुखी लग रही थी, जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो और अब उसकी आवाज भर्रा गई हो। इस बार रमेश ने वर्मा साहब की बात मानी और मुड़कर नहीं देखा। वो अपना काम करता रहा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है और उसकी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही है, लेकिन वो हिम्मत करके काम करता रहा। रमेश, आवाज अब उसके बिल्कुल पास से आ रही थी। लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन रमेश ने हिम्मत जुटाई और काम करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो झाड़ू चलाता रहा। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और वो अजीब सी ठंडक भी चली गई। रमेश ने राहत की सांस ली और अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके वहां से निकल गया। महीने भर बाद रमेश की मुलाकात स्टेशन के एक पुराने पोर्टर से हुई। उसका नाम मुकेश था और वो पिछले 20 सालों से यहां काम कर रहा था। मुकेश एक अनुभवी आदमी था जिसने स्टेशन की हर छोटी बड़ी बात देखी थी। भाई, तुमने भी देखा है ना उसे? मुकेश ने धीरे से पूछा जब वो दोनों चाय पी रहे थे। किसे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली लड़की को, सफेद कपड़ों में। रमेश चौंक गया। तुमने भी देखा है? हाँ भाई, कई बार। पहली बार 2003 में देखा था। तब मैं नया था यहां। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने देखा होगा। बाल चेहरे पर, पैर जमीन पर नहीं, और वही दुखी आवाज, मेरी ट्रेन छूट गई। फिर क्या हुआ? पहले तो मैं भी डर गया था, लेकिन फिर पुराने लोगों से पता चला कि वो कोई भूत प्रेत नहीं है। वो सिर्फ एक बेचारी लड़की है जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। उसकी कहानी बहुत दुखी है। मुकेश ने विस्तार से बताया कि वो लड़की राजस्थान के एक छोटे से गांव से दिल्ली पढ़ने आई थी। उसका नाम प्रिया था और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने भेजा था। प्रिया अपने परिवार का सपना थी और सबकी उम्मीदों का केंद्र थी। प्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और बहुत मेधावी छात्रा थी। वो हमेशा अपनी पढ़ाई में टॉप करती थी और टीचर्स की फेवरेट थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ट्रेन छूट गई। उसके पास सिर्फ घर वापस जाने के लिए टिकट के पैसे थे। जब ट्रेन छूट गई तो वो बहुत परेशान हो गई। घर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पिता ने कहा था कि अगर कोई गलती हुई तो वापस मत आना। मुकेश ने बताया कि प्रिया के पिता बहुत सख्त थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी और कहा था कि अगर कोई गलती हुई या पैसे बर्बाद हुए तो घर का दरवाजा बंद है। प्रिया को यह बात बहुत डराती थी। रमेश को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। फिर क्या भाई? उसने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है। रात के 3 बजे उसने पटरी पर कूदने का फैसला लिया। गुड्स ट्रेन आ रही थी। बस 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। मुकेश ने बताया कि उस रात स्टेशन पर बहुत कम लोग थे। जब तक किसी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया का शरीर बुरी तरह कट गया था और उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास सिर्फ एक बैग था जिसमें कुछ कपड़े और किताबें थीं। लेकिन अब वो क्यों दिखती है? लोग कहते हैं कि जिन लोगों की मौत अधूरी इच्छाओं के साथ होती है वो वापस आते हैं। प्रिया की इच्छा थी घर जाने की। वो अभी भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। मुकेश ने यह भी बताया कि कई बार लोगों ने देखा है कि प्रिया प्लेटफॉर्म पर घूमती रहती है, जैसे कोई ट्रेन का इंतजार करता है। कभी कभी वो टाइम टेबल की तरफ देखती है और कभी पटरी की तरफ, जैसे वो अभी भी उम्मीद कर रही हो कि उसकी ट्रेन आएगी। उस दिन के बाद रमेश का नज़रिया बदल गया। अब जब भी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम करता तो उसे डर नहीं बल्कि दुख होता। वो सोचता कि कैसे एक छोटी सी गलती ने एक जवान लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। कैसे समाज का डर इतना ज़्यादा था कि एक लड़की को मौत बेहतर लगी। रमेश को अब समझ आया कि प्रिया सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने अधूरे रह गए थे।
जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो सोचता था कि अगर उस रात कोई प्रिया की मदद करता, अगर कोई उसे समझाता कि ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो शायद आज वो जिंदा होती। कुछ महीने बाद रमेश की ट्रांसफ़र हो गई दूसरे स्टेशन पर। जाने से पहले वो एक बार फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 गया। रात के 2:30 बजे का समय था और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वो वहाँ खड़ा होकर धीरे से बोला, प्रिया तुम्हारी ट्रेन ज़रूर आएगी, बस थोड़ा और इंतज़ार करो। हवा में एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। रमेश को लगा जैसे एक हल्की सी हवा उसके चेहरे पर लगी हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई प्यार से हाथ फेरता है। आज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कर्मचारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बारे में जानते हैं। नए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि रात के 2 बजे के बाद अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो मुड़कर ना देखें। वर्मा साहब अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने जूनियर्स को सब कुछ बताया था। नए जेआरपी ऑफिसर्स को भी इस बारे में पता है। वो भी रात की शिफ्ट के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बचकर निकलते हैं। कुछ ने खुद भी उस लड़की को देखा है और उनका अनुभव भी वैसा ही है। स्टेशन की सीसीटीवी में आज भी कभी कभार अजीब चीजें दिखती हैं, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। कभी कोई धुंधला साया, कभी कोई अजीब आवाज। लेकिन टेक्निकल टीम इसे कैमरे की खराबी बताकर टाल देती है। वो जानते हैं कि अगर सच बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। कुछ महीने पहले एक नई टेक्नीशियन आई थी जिसका नाम सुनीता था। उसे रात की शिफ्ट में सीसीटीवी मॉनिटर करना था। पहली रात जब उसने प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कैमरा देखा तो वो चिल्लाकर भाग गई। उसने कहा कि स्क्रीन पर एक लड़की दिख रही थी जो कैमरे की तरफ देख रही थी और उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। प्रिया की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये उस समाज की कहानी है जहां एक छोटी सी गलती के लिए लड़कियों को इतना डर लगता है कि वो मौत को बेहतर समझती हैं। ये उस दबाव की कहानी है जो परिवार अपने बच्चों पर डालते हैं। ये उस डर की कहानी है जो लड़कियों के मन में बैठा दिया जाता है। आज के ज़माने में भी कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो छोटी सी गलती के लिए घर जाने से डरती हैं। कितनी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे। प्रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के साथ इतना प्यार और समझदारी से पेश आना चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल में हमारे पास आने से न डरें। आज भी अगर आप रात के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक अजीब सी खामोशी महसूस करेंगे, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, कोई ऐसा जिसकी ट्रेन अभी भी नहीं आई है। हवा में एक अजीब सा भारीपन होता है और लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। स्टेशन के पुराने कर्मचारी कहते हैं कि प्रिया अब भी वहां है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी ट्रेन का इंतजार करती है। कभी कभी रात की शिफ्ट वाले उसकी आवाज सुनते हैं, मेरी ट्रेन छूट गई, और उस आवाज में इतना दुख होता है कि सुनने वाले का दिल भर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रिया को शांति तभी मिलेगी जब उसकी ट्रेन आएगी, लेकिन वो ट्रेन कभी नहीं आएगी क्योंकि वो सिर्फ उसके मन में है। वो अपने घर जाना चाहती थी, अपने माता पिता से माफ़ी मांगना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन अब ये सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन अब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक परेशान आत्मा नहीं है, ये एक लड़की है जो घर जाना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन समाज के डर ने उसे ये मौका नहीं दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर कभी आप रात के 2 बजे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हों और आपको कोई आवाज़ सुनाई दे, मेरी ट्रेन छूट गई, तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो आज भी इंतज़ार कर रही है अपनी उस ट्रेन का जो कभी नहीं आएगी। और अगर आप उसे देख लेंगे तो शायद आप भी उसकी तरह हमेशा के लिए उस प्लेटफॉर्म पर फंस जाएंगे, उसी ट्रेन का इंतज़ार करते रहेंगे जो कभी नहीं आएगी।